हेलो व्यूअर्स। तो आज हम सीखेंगे इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट थ्रू पाइथन स्टेटमेंट। ओके, तो पाइथन लैंग्वेज में हम इटरेशन कैसे करेंगे उसका बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें तो ये जानना पड़ेगा कि इटरेशन अल्टीमेटली होता क्या है। इटरेशन मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि एक स्टेटमेंट को हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम पाइथन लैंग्वेज में क्या करेंगे, यूज करेंगे इटरेशन का, दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट का। सो इटरेशन करने का टाइम हम इस बार भी पहले फ्लो चार्ट देख लेंगे कैसे होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं और एक चीज कि पाइथन में लूपिंग और इटरेशन करने के लिए हम लोग का पास क्या क्या स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि पहले होता है फॉर स्टेटमेंट, देन होता है वाइल स्टेटमेंट। कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कर सकते हैं, दैट इज इटरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। ओके, तो सबसे पहले जो चीज था कि हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, डाटा फ्लो में कैसे काम करता है, ये देख लेते हैं। कोई भी डाटा फ्लो पहले एक वे से आएगा, फिर एक कंडीशन रहेगा, कंडीशन का अंदर एक ट्रू ब्लॉक होता है और एक फॉल्स ब्लॉक होता है। जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक क्या होता है, ये जो लूप क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिपीट करता है सेम स्टेटमेंट को। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन रिपीटेडली यूज होते रहता है। और कभी भी अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली वो डाउन पे जाएगा, एंड फॉल्स में जाने के बाद इसे हम स्टॉप भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली रिपीटेशन करना है, ये कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक ये रिपीट करते रहता है सेम टास्क को। यही होता है इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ये लूपिंग स्टेटमेंट का बारे में जानने के लिए हमें और दो चीज जानना पड़ेगा। फॉर एंड व्हाइल ऑलरेडी मैंने बोल दिया, ये दो चीज होता है। कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट का काम हम करेंगे, हमें याद रखना है इधर चार स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, देन होता है कंडीशन, देन होता है बॉडी ऑफ द लूप। ओके, एंड फोर्थ होता है अपडेशन। मेनली जब हम लोग का इटरेशन स्टार्ट होता है, पहले होगा इनिशियलाइजेशन का काम। तो इनिशियली एक वैल्यू सेट होता है, देन कंडीशन रहता है, वो कंडीशन चेक होता है, बॉडी में जो भी डाटा दिया जाएगा बॉडी वर्क करता है, एंड देन होता है अपडेशन। ये चार स्टेटमेंट हम फॉर का टाइम या तो फिर व्हाइल का टाइम देखेंगे कहाँ ये इसका यूज होता है। इससे पहले ये जो अपडेशन का मैंने बात बोला, अपडेशन करने के लिए कैसे होता है वो पहले देख लेते हैं, वरना हमें कंटिन्यूअस फ्लो नहीं मिलेगा। तो पहले अपडेशन मतलब क्या होता है, एक वैल्यू है अभी, उसका नेक्स्ट वैल्यू होता है उसका अपडेशन वैल्यू। तो अपडेट करने के लिए हम लोग का पास पाइथन में है रेंज फंक्शन। पाइथन का रेंज फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है एक इंटीजर वैल्यू। ओके, ये रिपीटेडली डाटा चेंज करते रहता है, अपडेट करते रहता है। रेंज का अंदर हमें तीन तो अलग अलग पैरामीटर देना होता है, जैसे कि स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। लेकिन हमें ऑलवेज तीन वैल्यू देना ही पड़ेगा, तीन आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा, वैसे कुछ मैटर नहीं है। अगर हम लोग लिखेंगे ओनली एक तो वैल्यू दे सकते हैं, दो वैल्यू दे सकते हैं, तीन वैल्यू भी दे सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं ये चीज समझाने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले रेंज ऑफ 7, अगर रेंज 7 लिखा जाता है तो ये इंटीजर नंबर जनरेट करेगा 7 का आगे तक। दैट मींस 0 1 2 3 4 5 6। देन अगर हम रेंज ऑफ 5 12 लिखेंगे, दैट मींस ये नंबर जनरेट करेगा 5 से 11 तक, स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू। देन अगर हम ऐसे करेंगे रेंज 5 12 टू स्टार्ट स्टॉप
step. That means 5, 7, 9 up to 11. ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे रेंज ऑफ 10,4. एक्चुअल इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, 10 से 4 तक एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाएंगे, इसका जो रेंज होगा रिटर्नेबल वैल्यू सही नहीं होगा, क्योंकि ये डिक्रीमेंट ऑर्डर में काम करेगा। डिक्रीमेंट करना है तो उसे स्टेप वैल्यू मैंडेटरी देना ही पड़ेगा। अगर हम लोग ये 10, 4, माइनस ऑफ 1 करेंगे तो ये नंबर जनरेट कर सकता है 9 नहीं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 इंक्लूड नहीं होगा। ये हो गया हम लोग का रेंज का फंक्शन। तो ये नंबर हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक प्रोग्राम थ्रू हम ये फॉर का बाकी स्टेटमेंट का काम सीखेंगे। सपोज हमें पाइथन जो वर्ड है, ये पाइथन वर्ड को 10 टाइम्स शो करना है या तो फिर 5 टाइम्स शो करना है। वो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं यूजिंग फॉर स्टेटमेंट। कोड लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 5। तो ये रेंज 5, तो ये रेंज 5 होने से क्या नंबर जनरेट कर सकता है, 0 जनरेट करेगा, 1, 2, 3, 4 एक्सक्लूडिंग 5। 5 एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग का पास रेंज 5 था। इसका अंदर हमें क्या प्रिंट करना था, लिखेंगे सिंपली लिखेंगे प्रिंट पाइथन कोडिंग कंप्लीट। ऐसे तो स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर अगर 5 का जगह हम लोग 11 लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो उतना ही टाइम ये पाइथन स्टेटमेंट प्रिंट होते रहेगा। एक बार देख लेते हैं, मेरा प्रीवियसली मैंने जो बोला था कि 4 स्टेटमेंट होते हैं एक फॉर स्टेटमेंट का अंदर, तो वो कैसे वर्क कर रहा है देख लेते हैं। इधर काउंटर वेरिएबल होता है आई, ओके। देन रेंज जैसे बोला जाता है 0 से लेकर 4 तक, तो आई का इनिशियल वैल्यू होता है 0, ओके। तो इधर हम लोग का मिल गया इनिशियलाइजेशन का स्टेटमेंट। फिर ये रेंज का अंदर एक कंडीशन हो गया कि ये आई का रेंज हाईएस्ट टू हाईएस्ट 4 तक चल सकता है, ओके। तो आई 0 वैल्यू फर्स्ट टाइम के लिए आई का लोकेशन वैल्यू होगा, आई का इटरेशन वैल्यू होगा 0 एज पर द रेंज फंक्शन। 0 के लिए प्रिंट स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो गया। सपोज ये हम लोग का आउटपुट पैनल है, आउटपुट पैनल में डिस्प्ले हो जाएगा पाइथन जब ये आई का वैल्यू 0 हुआ था, ओके। देन जैसे ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाता है, अपडेशन के लिए फिर से रेंज फंक्शन में जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद रेंज जनरेट करेगा नेक्स्ट वैल्यू, तो आई का नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगा 1। सो आई 1 के लिए एक बार फिर से पाइथन स्टेटमेंट प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू हो जाएगा 2, तो फिर से ये पाइथन प्रिंट होगा। आई का वैल्यू 3, पाइथन प्रिंट होगा। आई का वैल्यू 4, पाइथन प्रिंट होगा। जैसे कि इधर रेंज में 5 दिया गया था तो इसीलिए 5 जनरेट नहीं होता है, 5 का आगे तक होता है। जैसे ही आई का वैल्यू 5 होने का ट्राई करेगा, ऑटोमेटिकली इसका कंडीशन ब्रेक हो जाता है, तो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर का बाहर अगर कोई भी स्टेटमेंट होता है इधर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया इसमें सिर्फ ये 2 ही लाइन का कोड था, इसमें पाइथन सिर्फ 5 टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगा एज पर द सिंटैक्स। मेरा इधर 5 टाइम्स के लिए पाइथन प्रिंट हो गया। आई होप ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम हम क्या करेंगे, एक सीरीज फाइंड करेंगे। सपोज हमें जनरेट करना पड़ रहा है s इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 10। अगर ये n टाइम्स के लिए होता है तो n का वैल्यू यूजर से लेना पड़ेगा। सो इसका प्रोग्राम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले s इक्वल 0 एक डमी वैल्यू लोड कर लेंगे ताकि इसका वैल्यू मिक्सअप ना हो जाए। देन क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज का अंदर लिखेंगे
स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हम लोग का 1 है, सो रेंज स्टार्टिंग वैल्यू होगा 1 एंड स्टॉप कहां करना था 10 तक। तो हमें ऑलवेज याद रखना है जो भी हम रेंज में लिखेंगे उसी रेंज तक वैल्यू काम नहीं करता है, -1 तक काम करता है, उसका -1 तक करता है। दैट मीन्स ये अगर हम लोग 11 लिखेंगे तो ये रेंज फंक्शन जनरेट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 11 स्टार्ट नहीं होगा। फिर क्या करना था, हमें करना था एस का वैल्यू जितना भी वैल्यू आएगा वो साम करना है। इधर एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, इधर आई का क्या क्या वैल्यू जनरेट हो रहा है। आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम के लिए 1 से स्टार्ट होना था, इससे पहले मैंने 0 से करके दिखाया था। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं रहता है ऑटोमेटिकली वो 0 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैंने इसका स्टार्ट वैल्यू 1 डाल दिया। सो क्या होगा 1 जनरेट करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आई इतना टाइम्स इटरेशन होगा, लूपिंग स्टेटमेंट मतलब इटरेशन होता है, तो इतना ही टाइम्स आई एग्जीक्यूट होते रहेगा। तो आई का फर्स्ट टाइम के लिए वैल्यू रहेगा 1, देन आई का वैल्यू रहेगा 2, देन आई का वैल्यू रहेगा 3, सिमिलरली लास्ट में क्या होगा आई का वैल्यू रहेगा 10। अब इधर छोटा सा एक एल्गोरिदम फॉलो करेंगे, s इक्वल s प्लस ऑफ आई। तो इसका वर्क कैसे हो रहा है, पहले s का वैल्यू रहेगा 0, नेक्स्ट टाइम क्या होगा s का वैल्यू 0 प्लस i का फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, सो 0 प्लस 1 दैट इज 1 स्टोर होगा s में। देन क्या होगा नेक्स्ट i का वैल्यू अपडेट होके 2 होगा, तो लास्ट वैल्यू s का था 1, सो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो ऐसे करते हुए क्या होगा s का फाइनल वैल्यू कब कंप्लीट होगा, जब ये फॉर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन करना कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये फॉर का काम कंप्लीट होता है, इधर हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एस। हम लोग का जो रिजल्टेंट वैल्यू था वो एस में स्टोर था, तो डायरेक्टली हम प्रिंट करेंगे एस को। इधर और एक चीज देखना है, फॉर का काम एक इंडेक्स तक ही चलता, इंडेंटेशन तक चलता है, जितना है ये है इसका इंडेंटेशन आइडेंटेशन, इतना ही तक ये काम करेगा। काम करने का बाद ये प्रिंट जो है फॉर स्टेटमेंट से बाहर रखना जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज ये काम सही से नहीं कर पाएगा। इतना क्लियर हो गया। देन हम क्या करेंगे, इसका और एक बार देख लेते हैं इसका मेनली आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। ये तो हम लोग का प्रोग्रामिंग खत्म हो गया है। आप देखेंगे फर्स्ट टाइम एज पर द एल्गोरिदम s का वैल्यू था 0 प्लस i का फर्स्ट टाइम का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 1, सो 0 प्लस 1 कितना होता है 1, सो s का अपडेटेड वैल्यू हो जाता है 1। नेक्स्ट टाइम s का जगह पुट होगा 1, क्योंकि s का अपडेटेड वैल्यू 1 था, सो 1 प्लस i का नेक्स्ट वैल्यू होता है, i का नेक्स्ट वैल्यू होता है 2, दैट इज 2, 2 प्लस 1 बन गया 3। देन ये जो 3 हो गया 3 इधर आएगा, 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 3 हो जाता है 6, 6 प्लस 4। तो ये कंटिन्यू होते रहेगा जब तक इसका सम कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम हम लोग का कंप्लीट होगा। तो इटरेशन थ्रू लूप का अंदर जो होता है फॉर एंड व्हाइल, फॉर का मैंने जितना करना था मैंने बोल दिया। यहाँ और भी प्रोग्राम्स होता है विदाउट रेंज, लाइक या तो फिर इन से भी किया जाता है, बहुत सारा सीक्वेंसेस आता है, लिस्ट डिक्शनरी से भी हो सकता है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक चीज जो हमें सीखना पड़ेगा व्हाइल, वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। और एक चीज जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग देखे थे नेस्टेड इफ हो सकता था, इसमें भी नेस्टेड फॉर भी हो सकता है, मतलब एक फॉर लूप का अंदर दूसरा फॉर लूप चलता है, तो वो हो जाएगा हम लोग का नेस्टेड फॉर। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर किसी का कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। थैंक यू।